नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है गोपाल सिंह राठौड़ और आप देख रहे हो प्लिंथ विल्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज राजस्थान का बजट आया है तो उसके बारे में अपन देखेंगे। लगभग 70-80 घोषणाएं ऐसी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चाहे वो कैसा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें सब में काम आएगा। इसमें कुछ अपन स्पीच देखेंगे जिसमें श्रीमती दिया कुमारी जी जो अपनी वित्त मंत्री है, साथ में उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास के बारे में नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री है उनका कोटेशन दिया, और भी बहुत सारी बेंजामिन फ्रैंकलिन का कुछ कोटेशन दिया, और बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की। उनके बारे में बात करेंगे। अपन देखेंगे राजस्व घाटा अपना कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, अपना कुल व्यय कितना है, कुल आय कितनी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कहाँ पे सबसे ज़्यादा अपन पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो बजट 2026-27 जो कि आज 11 तारीख है जो रिलीज हुआ है। श्रीमती दिया कुमारी जो अपनी वित्त मंत्री है उन्होंने ये जारी किया, जिनका बजट भाषण अपन थोड़ा बहुत अपन अभी देखेंगे 11 फरवरी को। चलते हैं आगे। दिया कुमारी जी ने कहा कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक बार कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बजट की इन्होंने थीम लाइन की है। मतलब सबका विकास होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ अच्छी योजनाएं उन्होंने बताई है, कुछ घोषणाएं की है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा उन्होंने बताया है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बताया ही है। उसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ बताया, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक उन्होंने कहा है कि राजस्थान को एक विकास यात्रा में गरीब जो है, गरीबों को, युवा, अन्नदाता एवं जो नारी शक्ति है, उनको अहम ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि इनके रिलेटेड कि इनको अपन जो जैसे सामाजिक क्षेत्र में ये आते हैं, जैसे गरीब हो गया, युवा हो गया, उसके अलावा अन्नदाता हो गए, महिलाएं हो गई, इनको ध्यान में रखकर 2047 तक इनको साथ में लेकर जो भारत का सपना है विकसित राष्ट्र बनने का, उसमें राजस्थान का भी एक अच्छा योगदान रहने वाला है। इनके बारे में उन्होंने कहा। इन्होंने कुछ घोषणाएं की जिनमें मैं आपको बताना चाहूं तो सामाजिक सुरक्षा के तहत उन्होंने 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन देने के साथ साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर सशक्ति है। उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा में लगभग, आपको बताया मैंने, 91 लाख के आसपास, कितने, 91 लाख के आसपास इन्होंने कहा कि 91 लाख लाभार्थियों को लगभग 28,400 करोड़ रुपए, 28,400 करोड़ रुपए इनको पेंशन वितरित वगैरह वो सारी चीजें की गई। और अंतिम छोर पर खड़े, जिनको अपन अंतिम छोर को उसको वो कह सकते हैं जिसके पास कमाई के और एक्स्ट्रा साधन नहीं है और नॉर्मल संसाधनों से अपना जीवन यापन कर रहा है, उनके लिए पेंशन योजना, जैसे वृद्ध हो गया, वृद्ध लोग हो गए, जैसे महिला हो गई, पेंशन योजनाएं जितनी भी चल रही है अपनी, महिला हो गई या दिव्यांगजन हो गए, इन सबको मिलाकर उन्होंने कहा 28,400 करोड़ रुपए की जो हम पेंशन है वो वितरित कर चुके हैं, जो कि उनका एक सामाजिक विकास और उनका परिवार की स्थिति, उनका खुद की स्थिति, वो सब कुछ संभालने के लिए उन्होंने ये पेंशन वगैरह उन्होंने वितरित की है। बहुत सारी बातें उन्होंने की। उसमें से एक उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है अपनी, किसान सम्मान निधि योजना, उसमें उन्होंने कहा 76,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता उन्होंने दी है। कितने, 76 लाख से ज्यादा किसानों को, 76 लाख से ज्यादा किसानों को कितनी सहायता दी है? 10,900 करोड़ रुपए के आसपास में, 10,900 करोड़ रुपए के आसपास में। ये दिया कुमार जी ने राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, उसकी उपलब्धियां बताई है शुरुआत में कि राजस्थान ने क्या क्या हासिल किया है, किन क्षेत्रों को क्या क्या कितने पैसे दिए हैं, किनको आगे बढ़ाने में योगदान दिए, वो कुछ इन्होंने शुरुआत में पहला जो उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत सारे पेपर लीक, जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत सारे पेपर लीक होते थे, जैसे रीट पेपर लीक हुआ था, एसआई पेपर लीक हुआ था, उन पर पाबंदियां लगाते हुए बहुत अच्छे तरीके से उनमें पारदर्शिता लाते हुए एक अच्छा सिस्टम विकसित किया, जो कि अभी आप देख रहे हो कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट वर्ग है उनमें एक खुशी की लहर है। तो आपको पता ही होगा किसी खुशी की लहर है, ओमार वगैरह, चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन आगे उन्होंने क्या कहा, उपलब्धियां बताई उन्होंने
ये चीज़ें अपन गेहूं वगैरह के बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके अलावा इन्होंने एक कोटेशन दिया जो कि अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उन्होंने कहा, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स एज इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रगति, मतलब लगातार प्रगति नहीं हो और विकास नहीं हो, यदि निरंतर प्रगति नहीं हो और विकास नहीं हो और उनके बिना जो सुधार, उपलब्धि तथा सफलता होती है, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हम क्या करें, ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम हर एक जो सेक्टर है उनका विकास कर रहे हैं। कृषि सेक्टर में हम विकास कर रहे हैं, हम जैसे सामाजिक सेक्टर हो गया, पेंशन योजनाएं होंगी, उनमें हम अच्छे से विकास कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे अपन ऐसे कह सकते हैं कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, चिकित्सा क्षेत्र में क्या हो रहा है, या फिर सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, उन सभी में उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उस आगे बढ़ने के प्रयास के तहत उन्होंने ये कहा कि जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनका कोटेशन उन्होंने बीच में बताया और कहा कि हम लगातार 2047 तक, उन्होंने इस कोटेशन को देके उन्होंने बताया कि 2047 तक हम क्या करेंगे, राजस्थान को एक विकसित राष्ट्र, जैसे भारत की एक थीम है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें हम चाहेंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा योगदान हम दें, सबसे बड़ा योगदान हम दें। पिछले कुछ वर्षों हरित बजट भी जारी कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा। इसके अलावा इन्होंने अपने उपलब्धियों के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, उन्होंने कहा प्रदेश की अर्थव्यवस्था आकार में 41.39% बढ़ गई है। कितनी, अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो 41.39% बढ़कर वर्ष 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो आकार में 41.39% बढ़ चुकी है पिछले साल की तुलना में, 41.39%, जो कि एक बड़ा फिगर दिखाई देता है। और उन्होंने कहा 21,52,100 करोड़ रुपए की हो गई है। 21,52,100 करोड़ रुपए, लगभग अपन 21.5 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। बाद में इन्होंने खूब सारी बातें बोली और एक इन्होंने कहा, कश्ती चलाने वाले ने जब हार की दी पतवारें, हमें लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार मिले, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालतों में आता है दरिया पार करना हमें। इस तरह बहुत सारी बातें की। उसके अलावा अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। अब अपन बात करेंगे राजकोषीय घाटा कितना रहा है, राजस्व घाटा कितना रहा है, परिव्यय पूरा कितना हो रहा है, पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है, और अपन को आय कितनी हुई है, कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, वो सारी बातें अपन अभी करेंगे। इससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि उन्होंने अपने भाषण में क्या उपलब्धियां बताई। अब अपन मेन मुद्दे पर चलते हैं। अभी तक यहाँ तक की बातें जो थी उन्होंने अपने उपलब्धियों के बारे में बताया थोड़ा बहुत। अपन चलते हैं बजट एट ग्लांस पे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपना कितना व्यय है, कितना आय है, उन चीजों के बारे में मैं बात बताऊंगा आपको। तो जो राजस्थान है उसकी कुल जो प्राप्तियां हैं, बजट में अपन को यह बताया गया है कि राजस्थान की जो कुल प्राप्तियां 2026-27 में रहने वाली है। उन्होंने बताया कि जो कुल प्राप्तियां हैं वो ये फिगर रहने वाला है, जो कि है 6,11,174 6,11,174 करोड़ रुपए। ये है अपना कुल आय, कितनी, 6,11,174 करोड़ रुपए, जिसमें उन्होंने बताया प्राप्तियां कितनी प्रकार की होती है। एक तो होती है राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति वो होती है जहां पे राजस्व प्राप्ति वो होती है जहां पे अपन को जैसे हो गया, जैसे कोई अपन को ब्याज मिल गया, जैसे अपन को केंद्र से अनुदान मिल गया, जैसे अपन को केंद्र से प्राप्त जो वित्त मंत्रालय है उसकी सिफारिश पर अपन को जैसे 41% भारत ने 16वें वित्त आयोग के अनुसार अपन को बताया कि 41% अपन को जो राज्य हैं उन राज्यों को 41% उनका केंद्रीय करों में हिस्सा मिलेगा। तो उसमें से जो हिस्सा मिलता है वो इसमें गिना जा सकता है।
और उसके अलावा होती है पुंजीगत प्राप्तियां। पुंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? आपका कोई इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी है, उससे आपको क्या कैसा क्या मिल रहा है। यदि आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से आपको कितने मिल रहे हैं, आपका कोई एजुकेशन सिस्टम है, उससे आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। ये सारी चीजें पुंजीगत जो आय है उसमें होती है। तो उन्होंने राजस्व प्राप्ति अपनी है 3,25,740 करोड़ रुपए, और ये करोड़ में फिगर है। ये करोड़ में फिगर है, ये पूरा लाख में फिगर, और मैं इसको कन्वर्ट करके करोड़ में बता रहा हूं आपको। तो आपको बता देता हूं मैं। अपनी जो कुल प्राप्ति है वो है 6,11,174 करोड़ रुपए करोड़ में। उसके अलावा राजस्व प्राप्तियां इसमें से अपनी है 3,25,740 करोड़ में, और पूंजीगत प्राप्तियां जो अपनी है वो 2,85,433 करोड़ में। अपन देख पा रहे हैं राजस्व प्राप्तियां अपनी ज्यादा है, पूंजीगत प्राप्तियां उससे कम है अपनी। और अपना जो कुल व्यय है, कुल व्यय अपना कितना है? 6,10,956 करोड़ रुपए। और यहां पे अपन देखेंगे कि बजट अधिशेष में 217.70 करोड़ के आसपास, या फिर इसको कहते हैं अपन 218 करोड़। ये अपना बजट अधिशेष में चल रहा है। मतलब अपने जितना अपन खर्च कर रहे हैं, जितना अपनी आय हुई है, आय में से अपन खर्च निकाल दें तो अपने पास जो खाता है उसमें 218 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है, जो कि ऐसे दिखा रहा है कि राजस्थान की प्रतिबद्धता जितना अपन खर्च व्यय हो रहा है उससे कम खर्च हो रहा है, और हमारे पास इतने पैसे उपलब्ध है कि हम जितना एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं उसके बाद में भी हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, जैसे 218 करोड़ रुपए इन्होंने बताया। ये बाद में पूरा एक डॉक्यूमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 84 पेज का। अब अपन बात करेंगे पैसा आता है राजस्थान गवर्नमेंट के पास, पैसा कहां से आता है और पैसा जाता कहां पे है। तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा आप देख रहे हो लगभग 50% के आसपास, या 46.7% पैसा, 46.7% पैसा अपना उधार से, शुद्ध सार्वजनिक लेखा से, केंद्रीय ऋणों से, ऋण की वसूली से, और पूंजीगत प्राप्ति, ये जो है 46.70% पैसा अपना आता है उधार वगैरह से, उधार से आ गया, या फिर अपना ऋणों की वसूली से आ गया, ऋण की वसूली से आ गया। सबसे ज्यादा पैसा अपना लगभग आधा मान के चलिए 46.7% पैसा अपना आता है इन चीजों से। उसके बाद में अपन देख रहे हैं अपन 14.8% में जो पैसा आता है वो आता है अपने केंद्रीय करों में हिस्सा से, जो सेंटर का जो कर मिलता है उसमें 14.8% पैसा। राजस्थान का जितना भी पैसा आ रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा बताया था, उसमें से 46% मैंने आपको ये बताया, 14.8% 2 नंबर पर पैसा आ रहा है केंद्रीय करों में हिस्सों से, केंद्रीय करों में हिस्सों से। उसके बाद में अपन बड़ा फिगर देते हैं, राजस्थान जो वस्तु एवं सेवा कर लेता है उसमें से 11.86% पैसा आता है। जो SGST है, SGST स्टेट जीएसटी जो है, उससे अपन को आता है लगभग 12% या 11.86% पैसा। ये मोटी मोटी बात है कि पैसा आता कहां से है, तो अपन ये देखेंगे पैसा जाता कहां पे है। तो अपना लगभग जो सेंटर से ऋण लेते हैं, जैसे अपना सेंटर हर बार पैसे लेते रहते हैं, तो थोड़े पैसे उनमें जुड़ते जाते हैं, अपन थोड़ा बहुत ऋण देते हैं, उसके बाद में पैसे जुड़ते जाते हैं, उसके बाद थोड़े और जुड़ जाते हैं, तो उसके जो अपना ब्याज हो गया, तो सबसे ज्यादा ब्याजों की भुगतान में या केंद्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान में अपना लगभग 33.61% पैसा चला जाता है दोस्तों। 33.61% पैसा अपना वापस जो ऋणों की अपन भुगतान करते हैं उसमें चला जाता है। उसके बाद अपना राजस्व व्यय हो जाता है 50% के आसपास में। राजस्व व्यय सबसे पहले अपन राजस्व व्यय देखते हैं, सबसे ज्यादा राजस्व व्यय हो जाता है अपना 2 नंबर पर अपन ऋण चुकाते हैं लगभग 33% पैसे के आसपास, 50% अपना राजस्व व्यय हो जाता है। उसके बाद छोटे मोटे ब्याज की अदायगी हो गई या फिर ऋण एवं अग्रिम हो गए, वो सारे पैसे अपन देखते हैं पैसा जाता कहां पे है। ये अपना एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। अब अपन थोड़ी बहुत इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे माननीय जो वित्त मंत्री है अपनी दिया कुमारी जी, उन्होंने क्या क्या ऐसी घोषणाएं की है जिससे कि सर्वजन को फायदा हो सकता है, एजुकेशन में क्या हुआ है, चिकित्सा में क्या हुआ है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। वो अपन अभी शुरुआत करते हैं।
तो अपन देखेंगे शिक्षा क्षेत्र में क्या किया है, आज जो घोषणाएं की है उसमें शिक्षा क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, इनके बारे में बात करूं मैं। तो इन्होंने कहा 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लगभग अपन 100 प्लस बातें बताऊंगा मैं अभी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं अपन 4-5 चीजें देखेंगे। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्कूलों के पुनर्निर्माण में। जैसे जो अपने स्कूल अपन देखा था थोड़ा टाइम पर, झालावाड़ में एक स्कूल गिर गई थी जिसमें 7 बच्चों का डेथ हो गया था। तो इन्होंने अभी इसलिए कहा कि 500 करोड़ रुपए अपन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस पुनर्निर्माण में लगाएंगे, और लगभग 500 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट इसके लिए प्रस्तावित किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एक प्रत्येक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये कह रहे एक चलता फिरता स्कूल खोलेंगे। जैसे पहले से ऑन व्हील्स चलती है उसके हिसाब से उन्होंने एक स्कूल ऑन व्हील्स बोला कि स्कूल ऑन व्हील्स। ये क्या करेगी, एक जैसे आप डिस्ट्रिक्ट ले गया उसमें जगह जगह पे स्ट्रिक्ट, जैसे आप देखते हो ट्रेन जगह जगह से जाती रहती है, अलग अलग स्टेशन पे जाती रहती है और वहां पे सवारियों को लेती रहती है। उसी तरह से उन्होंने एक स्कूल ऑन व्हील्स के बारे में बोला कि स्कूल ऑन व्हील्स क्या करेगी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जयपुर हो, जो भी हो, तो उसमें क्या करेगी, ये स्कूल है वो जगह जगह जाके बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगी। इसलिए इसको नाम दिया गया दोस्तों स्कूल ऑन व्हील्स। इसके अलावा उन्होंने लगभग जो राज्य स्तरीय स्कूल प्रतियोगिताओं के लिए जो प्रति स्तर मिलने वाली राशि जो 50,000 होती थी उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिए, तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के लर्निंग गेम को सुधारने का एक स्मार्ट सिस्टम बनाया है इन्होंने। तो अपन ये देख सकते हैं एक बार इनको क्या क्या किया इन्होंने। पेन चेंज कर लेते हैं इसको। एक तो उन्होंने कहा है कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का इन्होंने एक फंड दिया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना, ये दो इन्होंने एक बड़ी घोषणा इन्होंने की है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें, इनोवेटिव स्कूल वगैरह घोषित किए जाएंगे, वो सारी चीजें होंगी। ये इन्होंने एजुकेशन में किया है। किसानों के लिए उन्होंने क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। तो एक तो इन्होंने कहा है कि ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का, 25,000 करोड़ रुपए तक का ब्याज जो मुक्त लोन है वो दिया जाएगा, 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का। इन्होंने कहा कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, भर्ती मिशन और मिशन राज गिफ्ट का इन्होंने ऐलान किया। एक इन्होंने बताया कि मंडियों में शेड का निर्माण किया जाएगा, जो भी मंडी होंगी उनमें शेड का निर्माण किया जाएगा, छत का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए निर्माण किया जाएगा। जैसे अपन देखते हैं मंडियों में जाते हैं तो वहां पे गर्मियों के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में क्या होता है कि पानी आता है, जिससे उनकी जो भी वो लाते हैं अपनी पैदावार लाते हैं वो खराब हो जाती है। उसके अलावा वो वहां पे परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि लगभग सभी मंडियों में हम क्या करेंगे, मंडियों में शेड का निर्माण करेंगे, टीन शेड का निर्माण करेंगे ऊपर या भी जिस भी तरीके के शेड का निर्माण करेंगे, जिससे कि वो बारिश से बच पाएंगे और उनको गर्मी वगैरह लगी उससे बच पाएंगे। तो इन्होंने एक बात ये बोली है। इसके अलावा इन्होंने जो नए जिले घोषित किए गए उनमें सभी में सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाएंगे। जो भी नए जिले घोषित किए उनमें सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाएंगे। और हरित बजट के लिए उन्होंने 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो कृषि क्षेत्र में क्या हो गया, ब्याज मुक्त लोन हो गया, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा लगभग 25,000 करोड़ रुपए का। उसके अलावा जो मंडियां होती है उनमें शेड का निर्माण किया जाएगा। नई जो अपने जिले गठित किए हैं उनमें उन्होंने कहा एक सहकारी उपभोक्ता मंच खोले जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये सारी बातें होंगी, कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा कृषि विकास के लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं उन्होंने बताई थी। बताइए, लगभग 2.5 लाख किसानों को फ्री बीज मिलेंगे। 2.5 लाख किसानों के आसपास फ्री बीज मिलेंगे। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी। उसके अलावा 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर की जो सुविधा वो प्रदान की जाएगी। 50,000 नए सोलर पंप का बताया कि 50,000 से अधिक या 50,000 के आसपास सोलर पंप निर्माण किया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि 2.5 लाख रुपए के आसपास जो बीज किट है उनका निर्माण जो निःशुल्क रूप से, जो बीज किट है निःशुल्क रूप से दिए जाएंगे। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट, जो हर एक पंचायत है उसमें वर्मी कंपोस्ट, वर्मी से जो खाद बनती है उनका यूनिट लगाई जाएगी। उसके अलावा 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर जो एक सिंचाई के लिए एक पद्धति होती है उसका लगभग 3 लाख किसानों को दी जाएगी। उसके अलावा 50,000 नए सोलर पंप निर्माण किए जाएंगे।
एक इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि बेहतर काम करने वाली पंचायतों को स्टेट अवार्ड मिलेगा, जो अच्छा काम करती है। जैसे इसमें क्या कंपटीशन हो जाएगा फिर, और कंपटीशन होगा तो अपना निर्माण भी अधिक हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो इन्होंने कहा एक स्टेट अवार्ड दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? स्टेट अवार्ड दिया जाएगा कृषि में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है उनमें, जो कृषि में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है जितनी भी पंचायतें उन सभी को जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, टॉप 1 2 3 पे आती है, उनको स्टेट अवार्ड दिए जाएंगे। जिन इनको प्रोत्साहन मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, और उसके अलावा जो जितने भी अपनी पंचायतें उनमें एक अच्छा करने का और ज्यादा अच्छा करने का उनमें एक भाव आएगा। एक उन्होंने व्हाट्सएप सेवाओं के बारे में बोला कि ई मित्र सेवाएं, जो ई मित्र सेवाएं ई मित्रा पर होती थी, ई मित्र जैसे कियोस्क होते उन पे मिलती थी, वो सेवाएं लगभग 100 प्लस सेवाओं को उन्होंने कहा 100 सेवाएं अब व्हाट्सएप पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 100 के लगभग सेवाएं उनको व्हाट्सएप पर मिले हो जाएंगे, स्मार्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। और इन्होंने कहा कि 3 जगह जयपुर में, अलवर में और जोधपुर में नई जेलों का निर्माण किया जाएगा। जैसे कैदी बहुत ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, जो एक जेल की क्षमता यदि 3000 है तो वहां पे 5000 कैदी भरे पड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े शहर है जैसे जयपुर है, अलवर है, जोधपुर है, तो वहां पे नई जेलों का निर्माण किया जाएगा। त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। ये बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। पर्यटन में इन्होंने क्या किया है, तो पर्यटन में मैं आपको बताऊं, एक तो मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना है, उसमें 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी शामिल रहेगी। 60,000 से अधिक लोगों, पहले से अपनी तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, उसमें इन्होंने कहा 60,000 से अधिक बुजुर्गों को, 60,000 जो अपने ओल्ड एज के जो अपने नागरिक हैं उनको तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, और पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी उसमें फ्री रहेगी। एक इन्होंने कहा कि शेखावटी क्षेत्र जो अपना वीरों की भूमि जानी जाती है, शेखावटी क्षेत्र जहां से जो अपना शेखावटी क्षेत्र है, जो कि वीरों की भूमि जानी जाती है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि एक वॉर म्यूजियम खोला जाएगा, जो कि झुंझुनू में खोला जाएगा, वॉर म्यूजियम। इसके अलावा जो शेखावटी की हवेलियों जो प्रसिद्ध है, जिसको ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं, उनको यूनेस्को का दर्जा देने के लिए बात कही है। तो यहाँ पे पर्यटन के मामले में 3-4 बातें बोली है इन्होंने। कहा एक तो मुफ्त तीर्थ यात्रा जो कि बुजुर्गों की दी जाती है, और 60,000 के आसपास बुजुर्गों को जो मुफ्त यात्रा वो दी जाएगी। उसके अलावा वॉर म्यूजियम खोला जाएगा झुंझुनू में। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो यूनेस्को का दर्जा है, किसको? शेखावटी का जो क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में जितनी भी हवेलियां, जिसको ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, नवलगढ़ में खूब सारी हवेलियां हैं, फतेहपुर में खूब सारी है, सीकर में खूब सारी है, चोरू में खूब सारी, उन हवेलियों को उन्होंने कहा कि ओपन आर्ट गैलरी जो भी है उनको यूनेस्को का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये कुछ बातें उन्होंने पर्यटन में बोला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कुछ बातें बोली, जिसमें उन्होंने कहा कि नंद घर की स्थापना की जाएगी, लगभग 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर में कन्वर्ट किया जाएगा। नंद घर जैसे आपको पता है, एक उद्योगपति है अनिल अग्रवाल जी, उनके CSR के तहत ये काम होता है। तो ये जो आंगनबाड़ी है उनको और विकसित किया जाता है, वहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और अच्छे कार्य किए जाते हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाता है। तो 7500 के आसपास आंगनबाड़ी नंदघर में कन्वर्ट किए जाएंगे, उन्होंने ये बात बोली है। एक बात उन्होंने बोली, लखपति दीदी योजना में जो 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। अब 1.5 लाख रुपए का उनको लोन मिलेगा। बाकी बिजली कनेक्शन होगा। उसके अलावा विमेन BPO खोले जाएंगे, ग्रामीण महिलाओं के लिए खोलेंगे। BPO क्या होता है? इनके माध्यम से महिलाएं जैसे टेलीकॉलर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, उनमें काम कर पाएंगी घर पे बैठी बैठी ग्रामीण महिलाओं के लिए। तो इन्होंने कहा है BPO की स्थापना की जाएंगी। इसके अलावा महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाएंगे, महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाएंगे, जो कि काम आएगी अपने। स्वास्थ्य सेवाओं में भी उन्होंने एक बहुत अच्छे सुधार किए हैं। स्वास्थ्य सेवा में उन्होंने कहा बहुत सारे काम किए जाएंगे, जिनमें मैं आपको एक क्रम से बताऊंगा। कि एक तो इन्होंने बोला कि पहले जैसे डेथ हो जाती थी तो उसको घर पे पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्बुलेंस जाती थी, उसके पैसे लगते थे, जितना भी उनका चार्ज होता था वो किराया लगता था। लेकिन अभी इन्होंने एक प्रावधान किया कि अस्पतालों में जो पार्थिव देह है उनको निःशुल्क घर तक पहुंचाई जाएंगी। फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी पार्थिव देह को
घर पे पहुंचाने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, एम्बुलेंस के द्वारा फ्री में उसको घर पे पहुंचा दिया जाएगा। एक जयपुर का जो आरयूएचएस अस्पताल है उसमें 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी बनेगा। 200 बेड तक का पीडियाट्रिक छोटे बच्चों का होता है, इन्फेंट बच्चों का, या फिर 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 18 साल से नीचे तक के बच्चे, उनके लिए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं। तो 200 बेड की पीडियाट्रिक आईपीडी बनेगी। उसके अलावा सभी अस्पतालों में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। जितने भी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें सब में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि अस्पताल जैसे अपना एसएमएस हॉस्पिटल, उसमें आग लग गई थी जिसमें एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी जलकर। तो उसके प्रभाव में आकर या उस चीज को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल में, जितने भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन सभी में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। एक उन्होंने जेके लोन अस्पताल में 500 बेड की क्षमता का आईपीडी टावर विकसित होगा और बोला विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। क्या क्या बताया? अस्पतालों में पार्थिव देह को घर पे पहुंचाने के लिए, अस्पतालों में जो डेथ हो जाती है तो उन डेथ हो जाती है तो उसका जो पार्थिव देह है उसको घर पे पहुंचाने के लिए उसको फ्री में घर पे पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो आरयूएचएस कॉलेज है उसमें, आरयूएचएस जो हॉस्पिटल है उसमें 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी बनाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने फायर डिटेक्शन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे और बोला कि 500 करोड़ 500 जो बेड है उनकी क्षमता के आईपीडी टावर विकसित किए जाएंगे जेके लोन हॉस्पिटल में, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में बताई है। युवाओं के लिए क्या किया है? नौकरियों की घोषणा नहीं की गई है किसी भी। इन्होंने कहा था कि, किसने कहा? अपने दिया कुमारी जी ने अपने बजट भाषण में कहा भी कि हमारे मुख्यमंत्री का ध्येय ये है, हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि युवा रोजगार लेने वाले नहीं बने, रोजगार लेने वाले नहीं बने बल्कि देने वाले बने। कहीं ना कहीं ये कथन मेरे को लगता है कि रोजगार से कहीं ना कहीं ये कथन रोजगार से थोड़ा, क्योंकि इसमें रोजगार के बारे में कुछ बातें नहीं की गई है, कुछ वैकेंसीज की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए ध्यान हटाने के लिए अभी जिस भी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि रोजगार देने वाले नहीं बनकर रोजगार लेने वाले नहीं बनकर रोजगार देने वाले बने, इसलिए उन्होंने एक बात बोली। इसके अलावा इन्होंने कुछ बातें इन्होंने बताई है जो कि व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छे से उसमें अपन के युवाओं के लिए काम आ सकती है। जैसे उन्होंने बोला कि 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी, विदेशी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, एआई लैब विकसित किए जाएंगे। 1000 स्कूलों में एआई लैब जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एआई लैब्स के लिए। व्यावसायिक शिक्षा में उन्होंने कहा 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 51 करोड़ रुपए के आसपास प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शहीद व पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को 2000 रुपए प्रति वार्षिक शिक्षा छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो भी शहीद है या फिर पूर्व सैनिक है, उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में प्रोत्साहन देने के लिए, आगे और पढ़ने के लिए उन्होंने कहा 2000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। 150 और कॉलेजों में, 150 से अधिक कॉलेजों में या 150 कॉलेजों में लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बच्चों के लिए लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इन्होंने क्या क्या बात बोली है? पहली बात इन्होंने कहा है एआई लैब विकसित किए जाएंगे 20 करोड़ की लागत से। एक इन्होंने कहा है जो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं या फिर शहीदों के बच्चे हैं, इनको सहायता दी जाएगी लगभग 2000 रुपए प्रति वर्ष। एक इन्होंने कहा है 150 रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे कॉलेजों में, लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये खूब सारी बातें इन्होंने बताई। 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लगभग 51 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाषा का विकास किया जाएगा, वो सारी बातें। सड़क और ऊर्जा विकास क्षेत्र में क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया 1400 के आसपास नॉन पेवेबल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 1400 नॉन पेवेबल सड़कें, करोड़ रुपए का प्रावधान है, 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान जिसमें नॉन पेवेबल सड़कें होंगी। कच्ची सड़कों का प्रावधान है जिसमें डामर से बनी हुई नहीं हो, बाकी जो बजरी वगैरह होती है उससे जिनका निर्माण होता है उनको नॉन पेवेबल सड़कें कहते हैं। तो उनका निर्माण किया जाएगा। लगभग 1400 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटित किया है। 600 करोड़ रुपए का इन्होंने मिसिंग लिंक सड़कें होती है, जैसे 2 बड़ी सड़क है, एक इधर बड़ी सड़क है, एक इधर बड़ी सड़क है, तो इसको जोड़ने के लिए एक छोटी सड़क होती है, तो उसको बोलते हैं मिसिंग लिंक सड़क। जो लिंक विकसित हो रहा है इनमें, जो मिसिंग लिंक है, इसलिए इसको मिसिंग लिंक सड़कें बोलते हैं। 600 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रावधान किया गया। 2 नए सोलर पार्क के बारे में बताया कि 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे।
बाकी अजमेर डिस्कॉम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा। हाईवे पर रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। वो खूब सारी घोषणाएं इन्होंने की है। संविदा भर्तियां जरूर की है इन्होंने। संविदा भर्ती निकाली है जो कि जलदाय विभाग में निकाली है 3,000 करोड़ रुपए के आसपास में। जलदाय विभाग में 3,000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे और पेयजल के लिए 600 के आसपास ट्यूबवेल लगाई जाएगी। ये कुछ इन्होंने जल के बारे में बताया। ब्रिज निर्माण किया जाएगा। 15 नए रेलवे और ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। जैसे एनटीए होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी की तरह से स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण किया जाएगा जो कि बहुत सारी स्कूलों बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में काम में आएंगी, जिससे कि एक स्वतंत्र संस्था होगी जो कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर में आएंगी और वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिससे पारदर्शिता और ज़्यादा, इनका कहना है कि पारदर्शिता और अच्छे से विकसित होगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के बारे में आपको बताया था मैंने। जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें टॉयलेट सुविधा नहीं है उन सभी में टॉयलेट सुविधा दी जाएगी। ये कुछ बातें इन्होंने शिक्षा में और परीक्षा सुधार के बारे में बताई। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का एक यातायात स्मार्ट मैनेजमेंट फंड विकसित किया है जो क्या करेगा, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की ओर बढ़ेगा राजस्थान, और जिसमें कहा 2000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 2000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 2000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बातें बताइए। एआई संचालित ग्रिड, 220 केवी की 6 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। 132 केवी के 13 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। 33 केवी के लगभग 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। ये अपना थोड़ा बहुत जो था वो हो गया। इसके अलावा इन्होंने, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि लगभग 18 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपए की सहायता, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो कि इन्होंने कहा था कि ये हमारी उपलब्धि है। 10,900 करोड़ रुपए की सहायता इनको दी, जो 75.18 लाख करोड़ किसानों को। एक गेहूं की एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस मैंने आपको पहले बताया था 150 रुपए का दिया जाएगा। ये सारी बातें इस तरह से बजट की मुख्य मुख्य घोषणाएं थी जो कि विकास में अच्छा योगदान दे रही है, जो कि लगभग 100 प्लस घोषणाएं थी जिनको अपन ने कवर किया। इसके अलावा अपन आगे करेंगे, आर्थिक समीक्षा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।